हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। तो भाई आज जो है हम नया चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार ये जो लेक्चर है ये उन बच्चों के लिए जिनको फ्रिक्शन अपना सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारी अमेजिंग ट्रिक्स देखते हुए कि कैसे क्वेश्चंस में हम ट्रिक्स लगा के मतलब आधे टाइम से भी कम में फ्रिक्शन के क्वेश्चंस निपटा सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो भाई ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक से पूरा एकदम आपका जो एग्जाम का लेवल है वहां तक जाने वाला है, ठीक है ना। हम देखो बेसिक मैथ्स पढ़ चुके हैं, आपको चैनल पे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। जिन्होंने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं वो पिछले चैप्टर्स देख लें। बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स 1D 2D एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी हो गए, ठीक है ना। तो यार हम बिल्कुल तैयार हैं, तो नोट्स कॉपी लेके बैठ जाइए। हमें हमारे ड्रीम को पाने के लिए दिन रात एक करना ही है। मन को भी समझाना है कि भैया लग जा, तू लग जा लग जा। अगर मन भटके तो उसे पकड़ के लेके आना है। भैया पढ़ाई करनी है तो करनी है। ड्रीम देखा है, सपना देखा है तो पूरा भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो चैप्टर फ्रिक्शन है ना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं और ये बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम में आएगा। मतलब हर साल इसकी मुंह दिखाई तो पेपर में होती ही है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो इसको अपन पूरा फील से, भाई फिजिक्स में काफी डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यार हम फिजिक्स को फील से नहीं पढ़ते। काफी सारी बार हम फिजिक्स को ऐसे पढ़ लेते हैं, यार ये प्रोफाइल आई, ये चिपका दो, ये प्रोफाइल ये चिपका दो, उससे फील ही नहीं आती। फिजिक्स तो वो है जो आपको मोहब्बत करवा देगी, गारंटी है, ये दीवाना बना देगी। कमेंट्स में जरूर बताना दीवाना बनाया कि नहीं बनाया, फील आई कि नहीं है लेक्चर देखने के बाद में, ठीक है। तो भाई कॉपी में लेके आ जाओ। आज हमारे इस लेक्चर का टारगेट क्या है? आज एक तो पूरी फ्रिक्शन की फील जो है ना वो लेने वाले हैं। आपको फ्रिक्शन भी दिखने लग जाएगा, ये गारंटी है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, वैसे तो इस चैप्टर में मेजरली ये दो ही चीजें हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस। छोटा चैप्टर है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो बच्चों, ठीक है ना, पूरा एंड तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। चलो भाई, तो चलो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे घर वालों ने हमको एक टास्क दे दिया। दिवाली के टाइम नहीं होता है कि यार चलो भाई साफ सफाई होती है, भैया ये अलमारी पड़ी है या बक्सा पड़ा है, ब्लॉक है कोई सा, इसको इधर सरकाना है ना, इसको सरकाना है इधर। अभी वैसे तो बचपन से फ्रिक्शन पढ़ते आ रहे हैं, पर देखो एक अलग तरह से इसकी फील लेते हैं पहले। तो भाई साहब हमने इस पे फोर्स लगानी चालू कर दी। न्यूटन का सेकंड लॉ हम पढ़ के हैं, F=ma। हमने कहा पढ़े लिखे आदमी हम भैया, इसके ऊपर में फोर्स लगा रहे, जोर से धक्का लगा रहे। पर ये भाई साहब सर के ही नहीं यार, F=ma लगनी चाहिए। हमने कहा यार और फोर्सेस देख लेते क्या क्या लग रही है, चल क्यों नहीं रहा है ये। थोड़ी फोर्स लगाई, चला ही नहीं आ रही, चल क्यों नहीं रहा है। तो यार एक तो नॉर्मल लग रहा है, नीचे से इस सरफेस से, भाई डब्बा इस सरफेस पे रखा हुआ है तो एक तो नॉर्मल लग रहा है और इसके ऊपर एक mg लग रही है। ये दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स है। हमें वर्टिकल में तो वैसे भी मूव नहीं करना है, हमें तो हॉरिजॉन्टल में मूव करना है। तो हमने सोचा यार मतलब अब एक क्वेश्चन आना चाहिए यार, एफ नेट लग रही है, हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन तो इसका 0 है, रेस्ट पे बढ़ा हुआ है, तो ये आगे क्यों नहीं समझ रहा है। हम पीछे गए, भैया कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, कोई भूत तो नहीं है पीछे, या किसी ने ब्लॉक पीछे से पकड़ तो नहीं रखा, नहीं कोई नहीं था। तो भाई साहब एक बात हमको समझ में आती है, फ्रिक्शन बचपन में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, थोड़ी फील है, लेकिन आज तो पूरी फील आ जाएगी, मॉलिक्यूलर लेवल तक फील आ जाएगी पूरी की पूरी। पीछे से कोई तो है, कौन है वो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क कौन है जो हमारी फोर्स को काउंटर कर रहा है, हमारी फोर्स को काट रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। उसी को अंग्रेजी में आप लोग फ्रिक्शन बोलते हो। आप लोग क्या मतलब, सब लोग उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ये वही फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आई बात समझ में? तो यार ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये मोटी मोटी बात हमको समझ में है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हम कभी भी नहीं सरका सकते हैं इसको, बिल्कुल सरका सकते हैं। मान लो 3-4 लौंडे और बुला लिया आपने, अपने दोस्त वोस्त बुला लिया आपने, और ज्यादा जोर लगा दिया, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, तब ये सरकता भी है। एक लेवल के बाद में
एक लेवल की फोर्स के बाद में सरकता भी है। तो फ्रिक्शन जो है वो मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब एक लेवल के बाद में फ्रिक्शन भी हार मान जाता है, ठीक है यार अब तू सरक जा। कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरा हमको समझना है एकदम जीरो से, ठीक है। तो भाई फ्रिक्शन एक तो पड़ी हुई चीज है, उसको चलने नहीं देता है ना, उसको चलने नहीं देता है ना, रुकावट डालता है हमारी जिंदगी में। दूसरा हमने जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करा है कि अगर हम किसी चीज को धक्का देके छोड़ दे, आपने बॉल को एक धक्का देके छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। आप किसी सरफेस पे ब्लॉक को धक्का देके छोड़ दो, देखो थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। विजुलाइज करो, विजुलाइजेशन से फिजिक्स पढ़ेंगे ना, फील आ जाएगी आपको एक्चुअली में चलती हुई चीजें दिख रही हैं। ऐसा नहीं कि अज्यूम कर लो, नहीं एक्चुअली में चल रही है। तो देखो ये रुक जाता है, ब्लॉक रुक जाता है, इसको कौन रोकती है, इसको भी फ्रिक्शन रोक देती है। इतना हमें छोटी क्लासेस से भी पता है ना। अब इसको जरा थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। पहले फील लेते हैं, देखो अपन है ना वापस वही अपना डब्बा ले आते हैं यहां पर, इसको हम धक्का दे रहे थे, इसको हम धक्का दे रहे थे। अच्छा पहले ये समझते हैं, इस डब्बे के पहले समझते हैं फ्रिक्शन लगता क्यों है। ये सरफेस और ये सरफेस दिखने में तो एकदम चिकने स्मूथ दिखते हैं, दिखने में तो एकदम स्मूथ दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें ना, इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस में देखो ऐसे इरेगुलरिटीज है। ये देखो ये इरेगुलरिटीज है, ऊबड़ खाबड़, जैसे हमारे रोड होते हैं ना वैसे देखो ये ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ये ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पर नीचे वाला भी ऊबड़ खाबड़ है। आप अगर एक्चुअली में माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये क्या होता है ना, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ये ऐसे ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो जब एक ब्लॉक आप किसी चीज के ऊपर रखते हो तो इसका ऊबड़ खाबड़ सरफेस, इसकी ऊबड़ खाबड़ सरफेस, ये ऐसे लॉक कर लेते हैं एक दूसरे को। अभी आप खुद ट्राई करो, देखो फ्रिक्शन की फील आएगी। ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये मान लो ये ब्लॉक, ये वाला हाथ आपका ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला नीचे वाला सरफेस है। उंगलियां लॉक करो, करो अभी फील आएगी तभी। और अब हम इस ब्लॉक को उधर सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं सरक रहा है, फील आई, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग हो गई है इनकी आपस में। तो ये जो दो सरफेस इंटरलॉक कर लेते हैं आपस में एक दूसरे को, जैसे आपको दिख रहा है इसमें, इसके कारण से फ्रिक्शन जनरेट होता है, मतलब इसके कारण से ये मूव नहीं कर पाता, और उसी फोर्स को अपन फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन एक लेवल पे अगर मान लो हल्क आ जाए, अभी हल्क को बुला लिया जाए और वो धक्का दे इसको, तो भाई साहब वो इस हमारे हाथ को धक्का दे, तो देखो ये देखो, ये देखो अब मूव करने लग जाएगा, अब मूव करने लग जाएगा। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेसेस में, दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तब जाके फ्रिक्शन लगता है। कांटेक्ट में आना जरूरी है, ऐसे बिना कांटेक्ट में आए इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, और जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होती हैं, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। हम कहते हैं उतना ज्यादा रफ सरफेस है, मोर रफ, इसका मतलब होता है कि वो उतना ही ज्यादा सरफेस रफ है, मोर रफ, ठीक है ना, रफ सरफेस हो गया। ठीक है चलो सर समझ में आ गई बात, ये तो हमको, तो रफनेस के चक्कर में फ्रिक्शन लगता है। अब एक चीज किताब में भी लिखी रहती है कि जब एक लेवल से ज्यादा स्मूथ हो जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। उसका लॉजिक कभी बाद में समझेंगे, अभी नहीं। अभी तो जितना ज्यादा रफ है उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा स्मूथ उतना कम फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन लगता कैसा है, अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है ना, जैसे हमने नॉर्मल की डायरेक्शन समझी थी। नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, दो सरफेस कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तभी लगता है। तो नॉर्मल कैसे लगती है, नॉर्मल तो दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में लगती है, नॉर्मल तो दोनों वाली सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है। फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द सरफेस, बेसिक से समझना, देखो बेसिक से समझते हैं बिल्कुल अपन इस चीज को। फ्रिक्शन सरफेस के जो दो सरफेस हैं, दो सरफेस है उसके अलोंग, जैसे दो सरफेस कांटेक्ट में आए हैं, देखो ये दो सरफेस कांटेक्ट में आई, तो ये कॉमन सरफेस ये हो गया, कॉमन सरफेस ये हो गया, इसके अलोंग लगता है, अलोंग लगता है। तो फ्रिक्शन या तो इस वाली डायरेक्शन में लगेगा या इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग दी सरफेस लगता है। देखो अलोंग दी सरफेस, ये अलोंग दी सरफेस है, ये क्या है, अलोंग दी सरफेस, ये है अलोंग दी सरफेस, सरफेस के अलोंग लगता है फ्रिक्शन।
आगे सबको बात समझ में? नॉर्मल तो लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन लगता है सरफेस के अलोंग, है ना। इधर लगेगा कि इधर लगेगा वो बाद में समझेंगे, पर अलोंग द सरफेस लगता है, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा इंक्लाइन हो एक, उसके ऊपर आपने ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर भी सवाल मिलेंगे। तो पहले देखो सरफेस किस डायरेक्शन में है, सरफेस ऐसा है टेढ़ा, सरफेस ऐसा है टेढ़ा, तो अलोंग दी सरफेस तो या तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा और अगर कोई ऊपर से धक्का दे रहा है, कोई ऊपर से धक्का दे रहा है तो ऐसे लगेगा, कोई नीचे से धक्का दे रहा है मान लो, तो फ्रिक्शन ऐसे भी लग सकता है। तो इन दोनों डायरेक्शंस में से, जैसे अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी सरफेस, तो डायरेक्शन भी समझ में आ गई। एक एक करके चीज विजुलाइज करते हुए क्लियर करते चलेंगे अपन, ताकि झंझट ही नहीं। फ्रिक्शन अलोंग दी सरफेस लगता है हमेशा सरफेसेस के। आ गई सर बात समझ में। अब वैल्यू की बात कर लेते हैं जरा, कितना लगता है, कैसे गवर्न होता है कि यार फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी। फ्रिक्शन एक फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, और जो फोर्स होती है उसको न्यूटन में नापते हैं अपन, ठीक है ना। तो सपोज करो ये वही ब्लॉक वाला सिस्टम बने लिया, अपन आगे से फोर्स लगा रहे हैं, पीछे से फ्रिक्शन लग रही है ना। सपोज करो अभी किसी ने हमको बता दिया, एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि यार ये जो ब्लॉक है ना, ये 100 न्यूटन पे जब आप 100 न्यूटन लगा दोगे ना, तब ये चलना चालू हो जाएगा, तब ये चलना चालू हो जाएगा। हमने कहा ठीक है यार, चलो 100 न्यूटन लगाएंगे तब तक ये चलेगा, तब चलेगा, तब तक ये नहीं, तब चलना स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं चलेगा ये। तो यार हमने न्यूटन लॉ में पढ़ा है एफ नेट इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या है, फोर्स इधर लग रही है एफ जो हम लगा रहे हैं, फ्रिक्शन को अगर स्मॉल एफ से डिनोट करें, फ्रिक्शन को अगर स्मॉल एफ से डिनोट करें तो भाई एफ इधर, छोटी एफ इधर, एफ इधर, छोटी एफ इधर, तो भाई एफ नेट हो जाएगी एफ माइनस एफ, एफ माइनस एफ हो गई ना एफ नेट। हम इतनी लगा रहे हैं, फ्रिक्शन इधर से लग रहा है छोटा एफ, ये आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेबल बना लेते हैं, एक काम करते हैं अपन, टेबल बना लेते हैं हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन कितनी लग रही है, हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन कितनी लग रही है, जरा टेबल बना लेते हैं। सपोज करो हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने अभी कोई फोर्स नहीं लगाई, मतलब कोई फोर्स नहीं लगाई, मतलब हमने 0 न्यूटन लगाई, 0 न्यूटन लगाई हमने, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ फ्रिक्शन कितनी लगेगी, जब हम कुछ लगा ही नहीं रहे। तो ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक्सेलरेशन 0 है, हमने 0 न्यूटन लगाई, 0 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शन भी 0 ही लग रही है। पड़े हुए ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन को क्या मतलब खुद से लगेगी क्या, वो सोच के देखो, ब्लॉक पड़ा हुआ है, पीछे से फ्रिक्शन लग गई अगर, और ब्लॉक अपने आप चलने लग गया इधर, भाई साहब आप उस घर में रहना ही बंद कर दोगे थोड़े टाइम बाद। क्या उसी समय चली पड़ी हुई चीज़ अपने आप मूव करने लग जाए ना जिस दिन, तो भाई साहब पसीने छूट जाएंगे। तो फ्रिक्शन भी 0 लगेगा, जब फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 न्यूटन लगेगी, ठीक है। अब चलो हमने फोर्स बढ़ाई थोड़ी सी, अब हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाना स्टार्ट किया। कितने न्यूटन हमने लगाए, फील ले रहे हैं पर फ्रिक्शन की, अभी फील ले रहे हैं, हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। भाई साहब थोड़ा सा दम लगाना चालू करा, थोड़ा सा ऐसी आवाज नहीं निकलेगी, 10 न्यूटन, अभी भी रेस्ट पर है, सरक ही नहीं रहा, एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, हमने लगाई 10, तो इधर 0 लाने के लिए, इधर 0 लाने के लिए फ्रिक्शन भी 10 ही लगेगा। तो जब तक ये ब्लॉक नहीं चल रहा, हमने 10 न्यूटन लगाई तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का ही आ गया। देखो हम 0 लगा रहे थे तो फ्रिक्शन भी 0, हमने 10 लगाई तो फ्रिक्शन भी 10 लग गया कि यार ब्लॉक तो रेस्ट पर है। तो फ्रिक्शन हमारी फोर्स को मैच कर रहा है, हमारी बराबरी कर रहा है, फ्रिक्शन बराबर की टक्कर दे रहा है फ्रिक्शन। 100 न्यूटन तक चलने वाला नहीं है देखो वैसे भी। फिर हमने थोड़ी सी फोर्स बढ़ाई, हमने कर दी 30 न्यूटन, हमने कर दी 30 न्यूटन। भाई साहब रेस्ट पर है अभी भी, तो फ्रिक्शन ने बोला मैं भी 30 न्यूटन तक लग जाऊंगा। फिर हमने एक लौंडे को और बुला लिया, लड़के को और बुला लिया, दोस्त को बुला लिया, भाई साहब तू भी मेरे साथ, साथ ही हाथ बटाना। दोनों ने मिलकर लगा दी 60 न्यूटन की फोर्स, दोनों ने मिलकर 60 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो भी ये टस से मस नहीं हुआ, सरक ही नहीं रहा, इतना भारी बक्सा है भाई साहब, सरक ही नहीं रहा। हमने 60 लगाई, हमने 60 लगाई, अभी भी नहीं सरक रहा, 0 है एक्सेलरेशन, तो फ्रिक्शन भी 60 होनी चाहिए, तो फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन की लग गई।
तो फ्रिक्शन भी 60 न्यूटन की लग गई। हमने भाई साहब और मेहनत करी, 90 न्यूटन की लगाई, लेकिन अभी भी नहीं सरका, तो फ्रिक्शन भी 90 न्यूटन की लग रही थी। मतलब तो देखो हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। यार ऐसा कैसा गजब है यार इसको, मतलब हम 60 तो ये भी 60, हम 90 तो ये भी 90, गजब गजब है यार, गजब है यार। अब देखो हमने जो है हमने 99 न्यूटन लगा दी, अब 99 न्यूटन हमने लगा दी, अभी भी रेस्ट पर है ये, अभी भी रेस्ट पर है ये, अभी भी रेस्ट पर है ये। इसका मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल अभी इसको काट रहा है, बिल्कुल एज इट इज अभी भी इसको काट रहा है फ्रिक्शन। हमने 99 न्यूटन की लगा दी तो वो भी 99 न्यूटन का हो गया फ्रिक्शन भी, ठीक है, वो भी 99 न्यूटन का हो गया। अब हमने जस्ट 100 न्यूटन, एग्जैक्ट 100 न्यूटन लगाई हमने, जस्ट हमने 100 न्यूटन लगाई, जस्ट हमने 100 न्यूटन लगाई, तो भाई साहब अभी जस्ट अभी भी रेस्ट पर है, अभी भी रेस्ट पर है, सरक नहीं रहा है। तो अभी ये 100 न्यूटन की फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन पे आ गई। फ्रिक्शन अभी हमने 100 लगाया, फ्रिक्शन 100 पे आ गई। अब क्या हुआ, हमने फोर्स बढ़ा दी 101 न्यूटन, हमने फोर्स बढ़ा दी 101 न्यूटन। अब हमने क्या देखा यार, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक तो मूव करने लग गया, ये ब्लॉक तो मूव करने लग गया, इसके पास अब एक्सेलरेशन आ गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। ये ब्लॉक मूव करने लग गया, मतलब अब ये रेस्ट पे नहीं रहा, अब ये रेस्ट पे नहीं रहा, अब ये इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने जब 101 लगाई, इसका कुछ एक्सेलरेशन आया, हमने 10 लगाई, F माइनस एफ इक्वल टू एम ए, है ना, F माइनस एफ इक्वल टू एम ए होना चाहिए, हमने 101 लगाई। और सपोज करो इसका इतना एक्सेलरेशन आ गया, हमने मेजर करा, इसका एक्सेलरेशन जो आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, इसका एक्सेलरेशन जो आ गया, हमने मेजर करा एक्चुअली, मास इनटू एक्सेलरेशन से मेजर करा। सपोज करो ये 1 kg का ब्लॉक था, अरे सर इतना भारी 1 kg का कैसे, 1 kg का था, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन आ गया 3, हमने मेजर करा, तो यार 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 3, तो 101 माइनस 3, 101 माइनस 3, 101 माइनस 3 कितना होता है 98 न्यूटन। तो यार हमने देखा यार, जैसे हमने 100 से बढ़ाई, जैसे हमने 100 से फोर्स बढ़ाई, यार फ्रिक्शन 98 न्यूटन का लग गया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन हमने मेजर कर लिया, इसका एक्सेलरेशन आ गया था 3 जब ये 101 लगाई थी, तो फ्रिक्शन 98 न्यूटन की आ गई। अब ये ब्लॉक सरकने लग गया, मूव करने लग गया, अब ये ब्लॉक जो है मूव करने लग गया, ठीक है, अब रेस्ट पे नहीं है ये। फिर हमने कहा चलो फोर्स बढ़ाते हैं, हमने यार 110 न्यूटन कर दी, फिर हमने एक्सेलरेशन मेजर करा, एक्सेलरेशन आया, वैल्यू डाली, फ्रिक्शन फिर 98 न्यूटन आया। हमने कहा यार ये गजब हो रहा है मामला यार। फिर हमने 130 न्यूटन लगाई, फिर फ्रिक्शन को नापा, ये 98 न्यूटन आया। फिर हमने 150 न्यूटन लगा दी भाई साहब, एक्सेलरेशन नापा, एक्सेलरेशन बहुत बढ़ गया, लेकिन फ्रिक्शन 98 न्यूटन ही आया। यार ये कैसे हुआ? फिर हमने सीधे 500 न्यूटन लगा दी, तो भी फ्रिक्शन 98 न्यूटन ही आया। तो फ्रिक्शन की ये बात हमको थोड़ी समझ में आई कि जब तक ये चल नहीं रहा था, जब तक ये यहां पर रेस्ट पे था, जब तक ये यहां पर रेस्ट पे था, तब तक फ्रिक्शन भाई साहब हमारी बराबरी कर रहा था, हमारी बराबरी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एक लेवल के बाद में फोर्स बढ़ाई, तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया, फ्रिक्शन फिक्स हो गया, फ्रिक्शन फिक्स हो गया। जब ब्लॉक मूव कर रहा था तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई इस ब्लॉक के लिए। ये क्या हुआ यार? अब ये समझने वाली बात है कि जब तक रुका हुआ था तब तक हमारी बराबरी कर रहा था, एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, इसकी औकात जब तक थी। इसको अगर हम बोले, इस 100 न्यूटन को हम बोले तो फ्रिक्शन की औकात, औकात औकात औकात, वो बोलते ना भाई तुम्हारी कितनी औकात है, अपनी औकात बढ़ाओ,
ऐसा बोलते हैं ना, औकात में रहो, औकात बढ़ाओ। तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हमें इतनी मेहनत करनी है कि हमारी औकात खुद ब खुद बढ़े। वही फ्रिक्शन की औकात 100 न्यूटन थी कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 100 न्यूटन का अपोजिशन हमें दे पा रहा था। उसके बाद फ्रिक्शन ने बोला भाई साहब अब मैं फिक्स हो गया, जब ब्लॉक मूव करने लग गया तो यार फ्रिक्शन में पता है, फ्रिक्शन में दो तरीके के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं हमें। फ्रिक्शन में दो तरीके के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं। जब एक तो ब्लॉक रेस्ट पर है, जब एक तो ब्लॉक रेस्ट पर है, चल नहीं रहा, तब एक तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। और जब वो चलने लग गया तो एक तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है, फिक्स हो गया वो। बस इसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, हम इसको पता है, एक अभी देखना, इसको हम पूरे हलवाई की तरह से समझेंगे, है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है, अब देखो फ्रिक्शन का पूरा मोटी मोटी एक बात समझ लेते हैं। हम एक किसी होटल में गए वहां खाना बनाने वाला हलवाई होता है। हलवाई मतलब कुक। आप हिंदी में किसी से पूछो, घर वालों से पूछो ना हलवाई किसे कहते हैं, है ना, कुक। हमने उसको बोला यार 2 रोटी बना दे। अब उसकी औकात मान लो 100 रोटी 100 रोटी बनाने की है, तो वो जबरदस्ती थोड़ी 100 रोटी ठूस देगा, नहीं तुम तो यार 100 रोटी खाओ। अबे मेरे को 2 रोटी चाहिए, मैं 2 रोटी खाने के लिए आया हुआ, तो 2 रोटी बना के देगा। किसी दिन मैं दोस्तों के साथ चला गया, मान लो किसी ने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए, एक आध दोस्त के साथ, भाई साहब 10 रोटी दो आज, तो वो 10 रोटी बना के दे देगा। किसी दिन हम थोड़ी फैमिली बड़ी हो गई, हमारी फैमिली के साथ चले गए, रिश्तेदारों के साथ 30 रोटी की डिमांड, तो वो 30 रोटी बना के दे देगा। किसी दिन मान लो भाई साहब पूरे गांव को लेके चले गए कि भाई साहब अब 90 रोटीज बना के दे, तो 90 दे देगा। भाई साहब अब बारात ही लेके चले गए, पूरी की पूरी शादी पक्की हो गई, बारात लेके चले गए कि 100 रोटी बना के दे, तो वो हलवाई जस्ट 100 रोटी बना के दे देगा। वो स्टैटिक हलवाई है, स्टैटिक हलवाई है। वो क्या है, वो स्टैटिक हलवाई। उसकी औकात है 100 तक बनाने की, वो 100 बना के दे देगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो उतनी बना के देगा। तो भाई साहब उसका तो फिक्स है। भाई स्टैटिक हलवाई पिक्चर में कब आएगा, जब बॉडी रेस्ट पर होगी, और वो कितनी रोटी बना के देगा, जितने की रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे हमने एक दिन बोला कि भाई साहब अब ससुराल वाले भी साथ में आए हैं, 101 रोटी बना के दे, तो स्टैटिक हलवाई क्या बोलेगा, भाई मेरी औकात के बाहर है, मेरी औकात के बाहर है 101 बनाना। अब काइनेटिक हलवाई आएगा, वो बना के देगा तुम्हें 98 ही देगा। वो काइनेटिक हलवाई का फिक्स है। वो काइनेटिक हलवाई जब भी पिक्चर में आ जाता है वो फिक्स बना के देता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। काइनेटिक हलवाई कब पिक्चर में आता है वो देखेंगे अपन, अभी समझ गए। तो 2 टाइप के हलवाई आने वाले हैं, 2 टाइप के कुक, स्टैटिक और काइनेटिक। तो चलो अब इनको डिटेल में पढ़ रहे थे, स्टैटिक हलवाई के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। तो यार ये हलवाई कब आता है पिक्चर में, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है पिक्चर में, जब कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती, मतलब आपस में कोई घिसाई नहीं हो रही होती ना। जब एक ब्लॉक रखा हुआ है देखो दूसरे सरफेस पे, कोई घिसाई नहीं हो रही, ये रेस्ट पे पड़ा है, ये रेस्ट पे पड़ा है, देखो ये रेस्ट पे पड़ा है, ये नहीं घिस रहा। रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब है 2 सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं हो रहे हैं, उनमें आपस में घिसाई नहीं हो रही है। नो रिलेटिव स्लिपिंग, नो वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें कोई आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज करा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसके ऊपर नहीं घिसना चाहिए, ये इसके ऊपर नहीं घिसना चाहिए, ये नीचे नहीं घिसना चाहिए। बेसिकली दोनों के बीच में घिसाई नहीं होनी चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है, जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होती है। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, ये ध्यान रखना। जैसे ही रिलेटिव स्लिपिंग अगर हो गई तो स्टैटिक भाग जाता है,
स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है मेरा काम नहीं, अब दूसरा वाला हलवाई आएगा, वो बाद में आएगा वो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि आपस में घिसाई तो नहीं हो रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। आ गया सर समझ में? अब ये लगता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है जितनी नीड होती है, जरूरत, जितने की जरूरत होती है, जितने की जरूरत होती है, जितने की नीड होती है स्लिपिंग रोकने के लिए। स्लिपिंग मतलब फिसलना, चलना। तो चलने, इसको चलने के लिए, रोकने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही फ्रिक्शन देगा रोकने के लिए, कि भाई तू रुका रहे। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन की जिंदगी का मकसद ही क्या है? पता है फ्रिक्शन की जिंदगी का मकसद क्या है? जैसे हमारी जिंदगी का मकसद है अपने ड्रीम कॉलेज में जाना, अपने ड्रीम्स को पूरा करना। फ्रिक्शन की जिंदगी का मकसद पता है क्या है? जो दो सरफेसेस है ना, उनके बीच में घिसाई नहीं होने देना। तो जैसे आपने अगर 50 न्यूटन लगाई तो फ्रिक्शन बोलेगा कितने की जरूरत है रोकने के लिए? 50 न्यूटन। तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन हो जाएगा। 60 60 70 70 80 80 90 90 100 जस्ट 100। लेकिन सर ऐसे बढ़ता जाएगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन स्टैटिक अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं औकात, जिसको हम बोलते हैं औकात, अपनी औकात तक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जो इसकी लिमिट है, जिसको लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा सिंपल सा केस है। भाई तुम मेरे से जितनी मांगोगे, जितना खाना मांगोगे, जितनी रोटी मांगोगे, हलवाई बोल रहा है मैं उतनी देता जाऊंगा, पर मेरी लिमिट तक। अगर मेरी लिमिट 100 है तो 100 से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, तब फिर मैं काइनेटिक को भेज दूंगा। तो स्टैटिक हलवाई दो केसेस में पिक्चर से बाहर चल जाता है। ध्यान से सुनना, स्टैटिक हलवाई दो केसेस में पिक्चर से बाहर चल जाता है। अगर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होती है, अगर घिसाई हो रही होती है, अगर घिसाई हो रही होती है, मान लो ये ब्लॉक चल रहा है और 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं, तो भी स्टैटिक पिक्चर में नहीं रहेगा। वो कहेगा मैं शादी में काम करूंगा ही नहीं, मैं तो तभी आऊंगा जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती है? घिसाई हो रही है कि नहीं हो रही है। आई बात समझ में? आ गई सर बात समझ में? तो स्टैटिक तभी आता है जब रेस्ट पर होता है, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव स्लिपिंग, रिलेटिव घिसाई नहीं हो रही होती। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लगती है? जैसे ये अलोंग दी सरफेस लगेगा, अलोंग दी सरफेस लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है कि भाई स्लिपिंग ना हो। रिलेटिव स्लिपिंग को स्टॉप करने के लिए, आपस में घिसाई रोकने के लिए जिधर उसको लगना है वो उधर लगेगा। जैसे अपन इधर से धक्का दे रहे हैं, मान लो अपन इसको आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये सरफेस पूरा स्मूथ होता, तो ये ब्लॉक आगे घिस के चले जाता। फ्रिक्शन ज़्यादा है कि घिस के नहीं जाए, तो ये पीछू लगेगा इस पे, ये राइट में लगेगा फ्रिक्शन। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये आगे जाता, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा, तू जाने नहीं देंगे तुझे, तो इसलिए फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो रिलेटिव स्लिपिंग रोकने के लिए जिधर डायरेक्शन की जरूरत होती है फ्रिक्शन उधर लगता है, रोकने के लिए कि घिसाई ना हो। ठीक है, चलिए भाई बात समझ में आ गई है। तो भाई इसके ऊपर इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये बता दीजिए सर। वो 100 का नंबर कहां से आया था? वो 100 का नंबर कहां से आया था? अब देखो, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो एक चीज पे डिपेंड करती है, एक चीज के प्रोपोर्शनल होती है। वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, अब सपोज करो एक सेकेंड, अब सपोज करो भाई ये एक सरफेस पे हमने एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट रखा है, और भाई साहब एक हमने सपोज करो यहां पर 20 kgs का ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप बताओ आपके लिए किसको मूव कराना मुश्किल होगा? 20 किलो वाले को ज़्यादा मुश्किल होगा या 5 किलो वाले को होगा? सर सिंपल सी बात है, 20 किलो की मोटी पिंकी बैठी है, बबली बैठी है, और यहाँ पर 5 किलो का बंटी बैठा है, हल्का फुल्का है ना, ये हमारा बंटी, ये बबली। तो भैया बबली मोटी ताजी, इसको मूव करना, इसको सरकाना भाई साहब बहुत मुश्किल है। बंटी को सरकाना भाई चल बे आसान है। कुल मिला के बात यह है यार, ये जो भारी ऑब्जेक्ट है,
भारी ऑब्जेक्ट को सरकाना मुश्किल होता है। अब भारी ऑब्जेक्ट का मतलब इसका वेट ज़्यादा है, लेकिन सरफेस को कैसे पता, नीचे जो ये सरफेस है इसको कैसे पता कि मेरे ऊपर भारी ऑब्जेक्ट रख दिया। आपके ऊपर एक बार 5 किलो का टोकरा रख दिया और एक बार 20 किलो का रख दिया, आपकी आंखें बंद है, आपको फिर भी महसूस हो जाएगा ना। महसूस कैसे होगा, ये इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर नॉर्मल, इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल कम देना पड़ रहा है। तो नॉर्मल से पता पड़ता है कि यार, नॉर्मल से पता पड़ता है कि यार भाई ये भारी हो गया। आपके सर पे 20 किलो रखा है, नॉर्मल ज़्यादा लगेगा, अरे भाई साहब सर दुख गया रे, हटाओ रे इस भारी बक्से को। और 5 किलो रखा है तो आराम से ले सकते हो, समझ गए। तो नॉर्मल से पता पड़ता है। तो जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा ना, जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा, इसको N20 बोल रहे हैं, इसको N5 बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा नॉर्मल होगा उतना मुश्किल होता है सरकाना। तो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है। FS, S का मतलब स्टैटिक, S फॉर स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन को बताने के लिए अपन S यूज कर रहे हैं वर्ड, S फॉर स्टैटिक, ठीक है। तो ये नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा नॉर्मल उतनी ज़्यादा फोर्स। अब आपको इसकी फील दिलाता हूँ, देखो फिजिक्स की फील दिलाता हूँ इसको, आप मजा आ जाएगा। जितना ज़्यादा नॉर्मल होती है तो फ्रिक्शन कैसे, देखो आपने अब ये धरती पे ये रखा हुआ है, अब जो इसकी इरेगुलरिटीज़ है ना वो इसमें कम फंसी हुई हैं, तो मूव करना आसान है। देखो फील लेना, देखो और कमेंट में बताना अगर फील आ गई तो। देखो ये यहाँ पर इसकी ऐसे धसी हुई है, तो ये आराम से मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा आराम से। और ये 20 किलो का आ गया भाई साहब, वो ये 20 किलो का आ गया, अभी तेज धस गया, अभी तेज धस गया। अब देखो मूव करना मुश्किल हो गया, मूव करना मुश्किल हो गया। जब कम धस रहा था तो भाई आराम से, ज़्यादा धस रहा था तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो गया ज़िंदगी में मूव करना। इसलिए नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है। फील आई, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है समझ में आया, विजुलाइज हुआ, हो गया सर विजुलाइज। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, ऐसा सिंबल होता है म्यू, ठीक है। एस मतलब स्टैटिक, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू आया और म्यू एस। ये एफ एस जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वो औकात है। ये जो है मैक्सिमम मतलब ये वो औकात है फ्रिक्शन की। औकात निकालने का फॉर्मूला आ गया, देखो अब औकात निकालने का फॉर्मूला आ गया, म्यू एन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो थी, हलवाई की मैक्सिमम औकात, ये महाराज को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस म्यू एस को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये एन क्या है, एन है नॉर्मल, एन है नॉर्मल, एन है नॉर्मल फोर्स, एन है नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, एन है नॉर्मल फोर्स। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू एस इंटू एन, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कुछ भी बोल लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू है ये फ्रिक्शन की, इससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता। तो एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, लेस देन इक्वल टू, इससे बराबर या इसके कम। तो जो एक्चुअल फ्रिक्शन है, तो जो एक्चुअल फ्रिक्शन की वैल्यू है, एक्चुअल जो फ्रिक्शन कितना लग सकता है, इससे कम या इतना। 100 रोटी बनाने वाले हलवाई जिसकी 100 रोटी औकात है, वो कितनी रोटी बना सकता है, 0 से 100 तक कुछ भी बना सकता है, 0 से 100 तक कुछ भी बना सकता है, जरूरत के हिसाब से। किसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, जितनी डिमांड आएगी उतनी बनाएगा, पर मैक्सिमम 100 तक बनाएगा। आगे बात समझ में सबको, मैक्सिमम 100 तक बनाएगा। सर पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तभी तो देखो, अगर अपन शुरुआत में देखें, जो अपन ने वो
ये यहाँ पर पूरी चार्ट बनाई थी, तो जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की औकात थी 100 न्यूटन। तो जब तक हमारी फोर्स भी 100 नहीं हो गई थी, स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा था कि बेटा अब तो तेरे को जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 100 तक इसलिए रेस्ट पे था, यहां तक इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था यहां पर, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का रूल समझ में आ गया। अब फटाफट से ये देख लेते हैं कि जब स्टैटिक नहीं लगता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है। तब पिक्चर में आता है काइनेटिक हलवाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब स्लिपिंग हो रही होती है, जब घिसाई हो रही होती है, जब रेस्ट पे नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर रेस्ट पे नहीं होता है बेसिकली, तब सिंपल सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। फिर कोई मैटर नहीं कर रहा कितनी फोर्स है भी नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ब्लॉक है ना, अब ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, अब ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो बस फ्रिक्शन इसके ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर घिसाई हो रही है, अगर घिसाई हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। भाई डायरेक्शन देख लो पहले, डायरेक्शन किधर लगती है इसकी, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगती है। मतलब जैसे ये ब्लॉक तो मूव कर रहा है आगे, नीचे का ग्राउंड तो रेस्ट पर है, नीचे का ग्राउंड तो रेस्ट पर है, ये ब्लॉक आगे चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, नीचे वाले के ऊपर आगे चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस एंड अपोजिट टू वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग और वेलोसिटी के अपोजिट, ठीक है। अब सपोज करो अब ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, मान लो कोई इसको ऊपर खींच के लेके जा रहा है, देखो कोई ऊपर खींच के लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, फ्रिक्शन नीचे लगेगा इस वेलोसिटी के अपोजिट, इस वेलोसिटी के अपोजिट। और यही ब्लॉक अगर नीचे आ रहा होता, यही ब्लॉक अगर नीचे आ रहा होता तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगता, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगता। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है पिक्चर में, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है फील के साथ में, वो भी काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है पिक्चर में, जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होती है, तब तो दिमाग ही नहीं लगाना। अगर स्लिपिंग दिख गई कि भाई साहब चल रहा है तो दिमाग ही मत लगाओ, स्टैटिक तो कभी आएगा ही नहीं उस शादी में। यहाँ पर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, काइनेटिक आएगा, काइनेटिक आएगा पिक्चर में, काइनेटिक आएगा पिक्चर में। आगे सबको बात समझ में, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। जैसे स्लिपिंग हो जाएगी या हो रही होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है। अब सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ये भी नॉर्मल के प्रोपोर्शन होता है, ये भी एफ के फॉर काइनेटिक, एस फॉर स्टैटिक, तो ये भी नॉर्मल के प्रोपोर्शन में होता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू के आता है, म्यू के कितना आता है, क्या आता है, म्यू के, म्यू के। तो एफ इक्वल टू म्यू एन, एफ इक्वल टू म्यू एन, म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, के, म्यू के नीचे लिखा है के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन है नॉर्मल, एन है नॉर्मल, एन क्या है, वही नॉर्मल बिटवीन द टू सरफेस, नॉर्मल फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। और ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये जो म्यू होता है ना, म्यू, इसकी वैल्यू ऐसे जनरली 1 से कम होती है, स्टैटिक की भी और काइनेटिक की भी 1 से कम होती है, 0.5, 0.4, 0.2, डिपेंडिंग ऑन कैसा सरफेस है। ज़्यादा रफ होगा तो ज़्यादा होगी, कम रफ होगा तो कम होगी, ठीक है। अब अगर अपन इसके डायमेंशन की बात करें, म्यू के डायमेंशन की बात करें, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन है ना, इसके डायमेंशन को भी साथ में देख लेते हैं। यार ये भी फोर्स है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, ये भी फोर्स है,
नॉर्मल भी फोर्स है। ओ हो, तो यार म्यू तो जो हो गया F/n, ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, यूनिट डायमेंशन में पढ़ा था, ये तो डायमेंशनलेस हो गया। क्या बात है, फोर्स अपॉन फोर्स भाई साहब, फोर्स अपॉन फोर्स, तो डायमेंशनलेस हो गया भाई। फ्रिक्शन भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, देखो ये दोनों फोर्सेस हैं, तो भाई साहब ये भी फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है, तो फोर्स अपॉन फोर्स इज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो बड़ी सुंदरता से पिक्चर क्लियर हो गई। जब रेस्ट पे होगा तो स्टैटिक आएगा, भी एग्जांपल से और क्लियर होगी। अभी थ्योरी पूरी क्लियर हो गई, अब प्रैक्टिस से देखेंगे कि ये थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो रिवाइज कर लेते हैं। स्टैटिक का पिक्चर में आएगा जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, रेस्ट पे पड़े होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। कितना लगेगा, जितने की जरूरत है, लेकिन फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक ही लग सकता है, अपनी औकात तक ही लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद में काइनेटिक पिक्चर में आ जाता है, अगर स्टैटिक से बात नहीं संभलती तो। अच्छा, और अगर स्लिपिंग हो रही है तब तो कुछ देखना ही नहीं है, तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही पिक्चर में आएगा, तब तो काइनेटिक ही पिक्चर में आएगा। और देखो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, म्यू एन। नीड वीड का टेंशन ही नहीं है काइनेटिक में, नीड का कोई टेंशन नहीं है, फिक्स होती है उसकी वैल्यू, फिक्स होती है, फिक्स होती है। म्यू एन फिक्स है, म्यू के इंटू एन फिक्स है उसकी वैल्यू। तभी तो आप देखो अपन ने जब पहला एग्जाम्पल देखा था, जब वो देखा था अपन ने वो, तो देखो इसमें जब ये चलने लग गया था, जब ये चलने लग गया था तो यहाँ पर 98 98 98 98 98 98 फिक्स वैल्यू आ गई थी। जब ये चलने लग गया था तब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया था, जब इसकी स्लिपिंग चालू हो गई थी तो काइनेटिक पिक्चर में आ गया था, और उसकी वैल्यू देखो फिक्स आ रही है, फिक्स आ रही है, ऐसे डिमांड के हिसाब से नहीं, उसकी वैल्यू फिक्स आ रही है, फिर आ गई सर अब तो पूरी की पूरी। चलिए, तो यार अब न्यूमेरिकल्स करने से पहले ना एक चीज और देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो एक 5 किलो का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक 5 किलो का जो ब्लॉक है सपोज करो वो ऐसे रखा हुआ है, इस सरफेस पे वो ऐसे रखा हुआ है खड़ा, ठीक है ना, इस सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है वो, ठीक है। और यही 5 किलो का ब्लॉक अपन ने इसको आड़ा करके लेटा के ऐसे रख दिया, है 5 किलो का ही। तो फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। यहां देखो कम एरिया कांटेक्ट में है, यहाँ कम एरिया कांटेक्ट में है, यहाँ ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, इस पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों? इसका कारण पता है क्या है? लॉजिक से समझते हैं। फ्रिक्शन तो सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड करती है, तो भाई साहब यहां भी नॉर्मल कितना लग रहा है, ये बॉडी रेस्ट पर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल वर्टिकल में उछल कूद तो मचा नहीं रहा है ये, तो नॉर्मल जो यहां पर लग रहा है 5g mg के बराबर लग रहा है, दैट इज 50 न्यूटन, ठीक है ना। और यहां पर भी नॉर्मल कितना लग रहा है यार, यहां पर भी नॉर्मल 5 × g के बराबर लगेगा mg, दैट इज 50 न्यूटन। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। अगर कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें आ जाए अगर ये ऑप्शन, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। चलिए, अब ऑल सेट हो गए अपन न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, फ्रिक्शन में अपन एक ऐसी अप्रोच सीखेंगे, सारांश सर स्पेशल अप्रोच बोल सकते हो उसको आप, है ना, जिससे कि सारे क्वेश्चन फ्रिक्शन के हो जाएंगे, ठीक है ना। कैसे देखना है, क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। ब्लॉक इज एट रेस्ट, ओके, सबसे पहले बोल दिया गया है कि ब्लॉक अभी रेस्ट पर है। क्या बात है, रेस्ट पर है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक हलवाई आएगा शादी में खाना बनाने, देखते हैं अभी तो, है ना। 6 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, 6 न्यूटन की फोर्स एक्ट करना चालू हो गई। तो ये 2 किलो का ब्लॉक पड़ा हुआ है, 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है। म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.5 है, काइनेटिक कोफिशिएंट 0.4 है। सर ये अलग अलग भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, जनरली अगर अपन बात करें, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो भाई जो म्यू के होता है ना, काइनेटिक का कोफिशिएंट जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ये कम होता है स्टैटिक से। देखो स्टैटिक 0.5 है, काइनेटिक 0.4 है।
कुछ क्वेश्चंस में बराबर भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में बराबर भी दे देते हैं। जनरल म्यू दे देंगे आपको, वो आगे आएगा सवाल कि म्यू इक्वल टू 0.8। जब सिर्फ इकलौता म्यू दे रखा हो, इसका मतलब स्टैटिक भी उतना है, काइनेटिक का भी उतना है। नहीं तो जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अपन बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, स्टैटिक का कोफिशिएंट ज्यादा होता है जनरल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन मुद्दे की बात क्या है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। दिखने में आसान सवाल दिख रहा है, लेकिन हमें क्या सीखनी है, अप्रोच सीखनी है, अप्रोच हमें क्या सीखनी है, अप्रोच सीखनी है। देखो सबसे पहले तो ब्लॉक रेस्ट पर है ना, और 6 न्यूटन की फोर्स उस पर लग रही है। तो भाई हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हम हमेशा फ्रिक्शन का सवाल इससे स्टार्ट करेंगे कि यार अपन अज्यूम कर लेते हैं अपन, जब तक क्वेश्चन में ऐसा कुछ अभी ब्लॉक रेस्ट पर अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक विल, मतलब कि कोई स्लिपिंग नहीं होगी। हमें अज्यूम करना है कि कोई स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन सफिशिएंट है स्लिपिंग को रोकने के लिए, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन उतना खाना बना पा रहा है जितने की रिक्वायरमेंट है। तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि फ्रिक्शन और वो भी कौन सा वाला फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग। मतलब सबसे पहले ये अजम्पशन से अपन स्टार्ट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में अपन एक अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि भाई साहब फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसको रोके रखने के लिए, मतलब फ्रिक्शन इसको रेस्ट पे रखेगा। अब इसका एफवीडी बनाते हैं, तो भाई साहब 6 न्यूटन इधर लग रही है, 6 न्यूटन इसके ऊपर इधर लग रही है, 6 न्यूटन इधर लग रही है राइट में। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रही है 2g, 2 kg का तो 2g नीचे लगेगी। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है, 6 न्यूटन राइट में लग रही है, तो फ्रिक्शन बोलेगा भाई साहब मुझे रोकना है तो मैं तो लेफ्ट में लगूंगी, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लगेगी इसके ऊपर, अलोंग दी सरफेस बढ़ा था, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी। अब इसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि रेस्ट पर है, ये रेस्ट का एफवीडी हो गया। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं एफवीडी अपन क्या है, अभी रेस्ट का एफवीडी हो गया। तो फ्रिक्शन कितनी आ गई है, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई है, डायरेक्ट अगर अपन देखें तो 6 न्यूटन की फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ गई है। फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, फ्रिक्शन कितनी चाहिए, 6 न्यूटन की फ्रिक्शन चाहिए। कौन सी वाली, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आई है 6 न्यूटन की, क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है। तो भाई हमें फ्रिक्शन चाहिए, इस अजम्पशन को ट्रू करने के लिए फ्रिक्शन की नीड कितनी है, 6 न्यूटन की जरूरत पड़ने वाली है। अब चेक तो करें औकात के अंदर है कि नहीं है, अब चेक तो करें जरा औकात के अंदर है कि नहीं है, इसको चेक करें जरा औकात के अंदर है कि नहीं है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, चलो भाई मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। म्यू एस कितना है 0.5, नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल है 2g के बराबर। देखो नॉर्मल तो 2g के बराबर है क्योंकि y में तो रेस्ट पर ही पड़ा हुआ है वैसे भी, तो नॉर्मल हो गई 20 न्यूटन के बराबर। तो यहां पर डाल दो इंटू 20 इंटू 0.5 मतलब हाफ, तो ये हो गया 10। तो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की हो सकती है 10 न्यूटन के बराबर। मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी औकात है 10 न्यूटन तक देने की, और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है 6 न्यूटन की है। यस, ये तो लेस देन है मैक्सिमम का। मतलब हमने जो अजम्पशन लिया है, मतलब जो हमारा अजम्पशन है कि ब्लॉक रुका रहेगा, वो सही है, अजम्पशन इज राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, 6 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स लगने वाली है, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बस। तो फ्रिक्शन कैलकुलेट हो गया, 6 न्यूटन का स्टैटिक लगेगा। तो कैसे शुरुआत करते हैं सवाल की, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, मतलब
स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी जिंदगी का एम सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि है कि स्लिपिंग स्टॉप करनी है, मुझे रिलेटिव स्लिपिंग रोकनी है। उसको रोकने के लिए सफिशिएंट है क्या 6 न्यूटन? यस, क्योंकि इसकी औकात तो 10 न्यूटन है, राइट। आगे सर बात समझ में। अब दूसरा सवाल देखते हैं। सेम सवाल है। अब 6 के बदले 16 न्यूटन लग रही है, 16 न्यूटन लग रही है। अब 6 न्यूटन नहीं लग रही, अब 16 न्यूटन लग रही है, 16 न्यूटन लग रही है। ओके, तो पहले औकात तो चेक कर ले फ्रिक्शन की कितनी थी। अब एफबीडी बना लेते हैं पहले। नॉर्मल ऊपर वही पुराना वाला एफबीडी 20 न्यूटन का, नीचे 2G, ठीक है। इधर लग रही है 16 न्यूटन, फ्रिक्शन लगेगी पीछे, फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है, फ्रिक्शन लगेगी पीछे। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर ले पहले, चाहो तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लो, नहीं तो अजम्पशन से चेक कर लेते हैं। अजम्पशन से, जैसे हमने ट्रिक समझी थी, अजम्पशन से चेक कर लो। ट्रिक नहीं, सिस्टमेटिक तरीका। अजम्पशन भाई अभी रेस्ट पे है, शुरू में 16 न्यूटन लग रही है, हमें नहीं पता स्टैटिक आएगा काइनेटिक आएगा, तो अजम्पशन स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, हम ये अजम्पशन मान के काम कर लेते हैं, है ना। तो भाई फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 16 न्यूटन की हो गई। इसको रोके रखने के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? इस अजम्पशन को ट्रू करने के लिए 16 न्यूटन की हो गई। भाई साहब अब हमें 16 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए, और आपने अभी पिछले बार के सवाल में निकाला था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, इसी सवाल में μs इंटू n दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। लो भाई साहब, ये हलवाई, स्टैटिक हलवाई मैक्सिमम 10 रोटी बना सकता है, और हमने बोल दिया 16 रोटी बना। बोलेगा भाई साहब मैं जा रहा हूं, मेरी औकात के बाहर है, आप जो रिक्वायरमेंट बोल रहे हो वो तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। तो अजम्पशन गलत हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। स्टैटिक शादी से भाग जाएगा, कौन पिक्चर में आएगा? दैट इम्प्लाइज अब किसकी एंट्री होगी? अब दूसरे हीरो की एंट्री होगी। इसका मतलब है अब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। देखो अब ये रोक नहीं सकता है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन रोक नहीं सकता है, तो स्लिपिंग होगी, तय हो गया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन के बस की नहीं है। तो अब कौन आएगा पिक्चर में? काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना पिक्चर में आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, तो पहले इतनी सारी रामायण तो इसमें बीत गई कि भाई साहब स्टैटिक के बस की बार की बात है। भाई स्टैटिक मैक्सिमम 10 दे सकता था, यहाँ 16 चाहिए, तो हटाओ स्टैटिक को, नहीं आ सकता पिक्चर में वो। अब म्यू के इंटू एन काइनेटिक आएगा 0.4 इंटू 20, नॉर्मल तो 20 है, 8 न्यूटन आएगा। अब काइनेटिक पिक्चर में आएगा 8 न्यूटन आएगा, तो इसके ऊपर अब 8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। हम धक्का 16 से दे रहे हैं, पीछे से हमें अपोजिशन मिल रहा है 8 न्यूटन का, तो नेट फोर्स 16 माइनस 8 न्यूटन इसके ऊपर नेट आगे लग जाएगी। तो कोई एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तो फ्रिक्शन पूछा है, तो फ्रिक्शन का आंसर क्या आ गया? 8 न्यूटन इज द आंसर, 8 न्यूटन आंसर आया है। आगे बात समझ में? सर पूरी बात समझ में आ गई। तो पहले चेक क्या कर लिया, वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार, पहले चेक कर लो स्टैटिक के बस की बात है कि नहीं है, उसकी औकात के अंदर है कि नहीं है, तो काइनेटिक को पिक्चर में ले आओ। अब ये ब्लॉक मस्त एक्सेलरेट करेगा। अब ये ब्लॉक का जो फाइनली जो चीज हो जाएगी, ये 2 kg के ऊपर 16 न्यूटन इधर से लग रही है, पीछे से काइनेटिक फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है 8 न्यूटन से। तो एफ नेट, इसकी अगर मैं एफ नेट निकालूं तो एफ नेट हो जाएगी 16 माइनस 8 दैट इज 8 न्यूटन। चाहो तो आप इसको एम ए के बराबर कर दो, 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन भी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये मस्त आगे दौड़ेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आई बात समझ में? भाई पहले रेस्ट पे था इसलिए पता नहीं था कौन सा लगेगा, फिर पता करा स्टैटिक के बस की बाहर है, तो फिर काइनेटिक पिक्चर में आया। ठीक है, चलो अब सपोज करो ये सवाल आया है हमारे पास में, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टिल इट स्टॉप्स। अच्छा, यहां पर तो ऑलरेडी चल रहा है, यहां पर तो ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है। और क्या सीखा था हमने? जब स्लिपिंग हो तब दिमाग ही नहीं लगाना, स्लिपिंग होते ही से चाहे जीरो फोर्स लग रही है अभी, बस को धक्का देके छोड़ दिया, 5 मीटर पर सेकंड से धक्का देके छोड़ दिया। स्लिपिंग इंप्लाइज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तो दिमाग ही नहीं लगाना है, काइनेटिक लगेगा फ्रिक्शन, बस वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना होता है काइनेटिक फ्रिक्शन की? तो वैल्यू फिक्स होती है, म्यू के इंटू एन। नॉर्मल कितना है? 20, म्यू के कितना है? 0.4। तो 8 न्यूटन की इसके ऊपर में फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो इसको रोकेगी, थोड़ी देर बाद इसको स्टॉप कर देगी 8 न्यूटन की फोर्स। तो जब तक ये चलेगा, जब तक ये चलेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, फ्रिक्शन इसके ऊपर में 8 न्यूटन का राइट में लगेगा, रोक के रहेगा फ्रिक्शन इसको। थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा। फील आ गई सर? फील आ गई। ठीक है, तो भाई चलती हुई चीज देखी तो काइनेटिक चिपका देना है सीधा, रिलेटिवली चलती हुई चीज है ना। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अब सवाल एक्चुअली में एग्जाम में कैसे आते हैं ना, वो देखते हैं। हमारा 3 kg का ब्लॉक है भाई, बेसिक समझ में आ गए हमको। पहले स्टैटिक चेक कर लो, रुका हुआ है तो औकात के अंदर तो स्टैटिक जीत गया, स्टैटिक लग के रोका रखेगा उसको। स्टैटिक की औकात के बाहर तो काइनेटिक। और तीसरा केस, अगर चल ही रहा हो तो काइनेटिक, चल ही रहा हो तो काइनेटिक। ठीक है, अब ये ब्लॉक रेस्ट पर है, फोर्स लगना चालू हो गई इस पे, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इसको खींचा जा रहा है एफ फोर्स से। म्यू की वैल्यू 0.4। अब जब म्यू की एक वैल्यू आए, म्यू की एक वैल्यू आए, इसका मतलब 0.4 म्यू एस भी है और 0.4 म्यू के भी है। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब म्यू जब एक ही दिया जाए इसका मतलब क्वेश्चन में म्यू एस भी उतना है, म्यू के भी उतना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड एफ मिनिमम। एफ मिनिमम निकालनी है, मिनिमम फोर्स बतानी है इस ब्लॉक को मूव करने के लिए, इसको सरकाने के लिए मिनिमम फोर्स बतानी है। मतलब में कितनी कम से कम फोर्स अपन लगाएं कि ये ब्लॉक चलने लग जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यार चलने लग जाए, अब इसको रोक कौन रहा है? इसको रोक कौन रहा है? इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं चाहता कि तू आगे जा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, रोक के रखेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन कब तक? जब तक है जान, जब तक है औकात, औकात तक रोक के रखेगा उसको। पिक्चर आए थे ना, जब तक है जान। हाँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रोक सकता है? जब तक है जान। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जान कितनी होती है? उसकी औकात, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि मिनिमम फोर्स बताओ कि ब्लॉक को जस्ट मूव करा दें, ऐसे केसेस में जब एफ मिनिमम या एफ मैक्सिमम की बात हो रही होती है कि एफ मिनिमम जिससे कि ब्लॉक को मूव करा दे, या एफ मैक्सिमम जिससे कि ब्लॉक को मूव जस्ट नहीं हो पाए, उन दोनों का आंसर सेम ही आता है। मान लो आप 10 लप्पड़ खाने के बाद में रोना स्टार्ट करते हो। सर क्या एग्जाम्पल है ये? तो घर वाले जब तक आपको 10 लप्पड़ नहीं मार दे, 10 लप्पड़ के बाद में आप रोना स्टार्ट करते हो। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मिनिमम कितने लप्पड़ पड़े कि जस्ट रोना स्टार्ट हो जाए? सर 10 लप्पड़। मैक्सिमम कितने लप्पड़ पड़े? मैक्सिमम कितने लप्पड़ पड़े कि आप रोना स्टार्ट नहीं करो? उसका भी 10 आंसर होता है।
तो एक ही सवाल को दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो इस सवाल को देखो, फाइंड एफ मिनिमम टू मूव द ब्लॉक, सेम आंसर आएगा। फाइंड एफ मैक्सिमम टू नॉट मूव द ब्लॉक, फाइंड एफ मैक्सिमम टू नॉट मूव द ब्लॉक, इसका भी सेम आंसर ही आएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। मिनिमम कितनी लगाएगी चलना चालू कर दे, या मैक्सिमम कितनी लगाएगी रोके रहे, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लगता है। ऐसे केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम्स पीवाईक्यूज में इसी पे सवाल आते हैं। ऐसे केसेस पे सवाल आते हैं कि भाई मिनिमम या मैक्सिमम बता दो जिससे कि बॉडी जैसी थी वैसी की वैसी रहे, मूव करना स्टार्ट नहीं करे, स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी औकात पे बैठा होता है। ठीक है, अब सवाल करने की पूरी स्ट्रेटेजी आगे समझ में आ गई सर। एफवीडी बना लेते हैं इसका, एफवीडी बना लेते हैं इसका। अब एफवीडी बना लेते हैं, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, फोर्स आगे, स्टैटिक अपने मैक्सिमम पे पीछे लगेगा, स्टैटिक अपने मैक्सिमम पे पीछे लगेगा, एफएस मैक्सिमम पीछे लगेगा। ठीक है, तो भाई और ये जस्ट अभी बॉडी रेस्ट पर ही है मौजूद, चल नहीं रही है, चल नहीं रही है, रेस्ट का एफवीडी है। इसका मतलब एफ माइनस एफ एस मैक्स इक्वल टू 0, क्योंकि रेस्ट मतलब नेट फोर्स इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, हमें फोर्स उतनी तो लगानी पड़ेगी तभी जाकर मूव करेगा, जस्ट स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, एफ एस मैक्स कितना होता है अलग से निकाल लो, वो फॉर्मूला पता है हमको। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस एन। म्यू एस कितना है 0.4 है ना। नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है 3g 30 न्यूटन। 30 इंटू 0.4 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो ये आ चुकी है 12, तो ये आ चुकी है 12, तो इसका आंसर आ गया है 12। तो आंसर हमारा आ चुका है 12 न्यूटन। तो मतलब हमें मिनिमम फोर्स 12 न्यूटन की लगानी पड़ेगी जस्ट इसको मूव कराने के लिए। जस्ट मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स 12 न्यूटन की लगेगी। ठीक है, तो जब भी ऐसी मिनिमम या मैक्सिमम की बातें आ जाए ना, समझ जाना स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर मौजूद है, अपनी औकात पर है ये बिल्कुल। इसकी मतलब जिसको कहते हैं ना फुल। ठीक है, आ गया समझ में? चलो बहुत बढ़िया सर, पूरा समझ में आ गया है, तो विजुलाइज ही हो गया। मतलब मैक्सिमम लगाएंगे तभी तो स्टैटिक बोलेगा अब मैं जा रहा हूँ यार, मेरे बस की बात नहीं, काइनेटिक को बुलाओ क्योंकि स्लिपिंग हो गई है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन का आंसर भी 12 न्यूटन ही आएगा। इसका आंसर भी जो पहले करा था वही आएगा 12 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम के बराबर। ठीक है, चलो। ओहो, अब क्या क्वेश्चन है ये? ओहो, 2023 का पीवाईक्यू है ये। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है अभी। क्या क्वेश्चन है जरा देखते। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार। अच्छा, डायग्राम में बना लेते हैं भाई साहब। एक कार है जो कि मूव कर रही है एक एक्सेलरेशन से, सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कार के फ्लोर पे। ठीक है, रिमेन्स स्टेशनरी, ये कार के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रही, ये स्लिप नहीं मारे अंदर, ये स्लिप नहीं मारे अंदर। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन रख सकते हैं कि ये अंदर स्लिप नहीं मारे? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज इतना। तो बेसिकली म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू 0.15 दे रखी है। तो बेसिकली डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। म्यू एस की वैल्यू है 0.15 और जी की वैल्यू है 10। ठीक है ना, ऑप्शन दे रखे।
अब देखो कार के फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पर है, कार के फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पर है, कार के फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पर है। इससे क्या चीज समझ में आ रही है, हमें किससे एनालिसिस करना चाहिए, कौन से फ्रेम से एनालिसिस करना चाहिए हमको, कौन से फ्रेम से हमको एनालिसिस करना चाहिए, कार के फ्रेम से एनालिसिस करना चाहिए हमको भाई साहब। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं अपन, कार के फ्रेम से एनालिसिस करेंगे। लेकिन कार तो एक्सेलरेट कर रही है, कार तो एक्सेलरेट कर रही है, तो कार का तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, तो सूडो फोर्स आएगी, सूडो फोर्स आएगी। ये ब्लॉक अगर मास m का है तो एक सूडो फोर्स आएगी, सूडो फोर्स आएगी एफबीडी में, मास इनटू एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स पड़ी थी, मास इनटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स आएगी कार के फ्रेम में, कार के फ्रेम में सूडो फोर्स आएगी। अब एक्चुअल फोर्सेस भी देख लेते हैं, एक तो नॉर्मल लग रही है, एक तो नॉर्मल लग रही है, और एक नीचे mg लग रही है, और एक mg लग रही है। तो कार के फ्रेम में इसके ऊपर पीछे सूडो फोर्स लग रही है, जो इसको पीछे चलाएगी कार के फ्रेम में। उसकी कोशिश क्या है कि मैं इसको पीछे स्लिप करवा दूं, कार के फ्रेम में कोशिश क्या है कि मैं इसको पीछे स्लिप करवा दूं। लेकिन फ्रिक्शन बोलेगा नहीं, मैं किस लिए बैठा हूं यहां पर, मैं किस लिए बैठा हूं, मैं इस ब्लॉक को रोकने के लिए बैठा हूं ना। तो इस ma को बैलेंस करने के लिए, सूडो को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगी, फ्रिक्शन आगे लगेगी। अभी कार के फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम से मत सोचना अभी। अब कार के फ्रेम में घुस जाओ, कार के फ्रेम में इसके ऊपर एक पीछे सूडो लग रही है, तो हमारा सवाल वो पिछले सवाल जैसा हो गया, हमारा सवाल एक पिछले सवाल जैसा हो गया कि एक फोर्स पीछे लग रही है इतनी, और जस्ट उसको रोके रखना है, चलाना नहीं है। मतलब तो मैक्सिमम कितनी लगा सकते हैं ये फोर्स कि मूव नहीं करे, वही पिछला सवाल हो गया कि मैक्सिमम में कितनी फोर्स लगा दूं इस ब्लॉक के ऊपर। कार के फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कार के फ्रेम में ब्लॉक ऐसा हो रहा है जैसे इसको यहाँ पर ऐसे ma जो है, सूडो जो है, उससे खींचा जा रहा है। अब वही सेम सवाल हो गया, पिछले वाले सवाल में आगे धक्का दे रहे थे, इसमें पीछे खींच रहे हैं, सवाल सेम है। तो बस क्या करना है, सवाल एग्जैक्टली सेम है, हमें f की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम और जो सारी केसेस आते हैं तब क्या होता है, ये महाराज भी स्टैटिक अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, स्टैटिक अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं। स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू एन। नॉर्मल कितना है इस केस में, नॉर्मल कितना है mg के बराबर, तो म्यू mg। बस अभी सूडो को इसके बराबर कर दो, सूडो को इसके बराबर कर दें तो f इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, f कितनी थी सूडो ma, ये कितनी थी म्यू mg, m से m काट दो, तो बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आया है एक, बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आया है एक, a इक्वल टू म्यू इंटू जी। माई गॉड, a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। तो मैक्सिमम कार का एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर हो सकता है, म्यू इंटू जी के बराबर हो सकता है। इसको याद भी रख लेना, 2-3 बार सवाल आ गए इस पे। म्यू इंटू जी के बराबर कार का एक्सेलरेशन हो सकता है कि ये हम साथ साथ हैं चले, हम साथ साथ चले, म्यू इंटू जी। कैसे आया वापस से बताता हूँ। पहले हमने कार के फ्रेम में एनालिसिस करा, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर रहेगी कार के फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में तो आगे चल रही है वो, लेकिन हमें तो कार के फ्रेम से देखना चाहिए क्योंकि रेस्ट पे हो जाएगी बॉडी फिर। लेकिन कार का फ्रेम नॉन इनर्शियल है क्योंकि खुद एक्सेलरेशन में है, तो सूडो लगा दी ma की, नया एफबीडी आ गया। अब इसको रोके रखना है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, फ्रिक्शन आगे कितना लगेगा, म्यू एन, म्यू mg, m से m काटो, म्यू g 0.15 इंटू जी, 0.15 इंटू जी 1.5 इज दी आंसर। आ गया समझ में, फील आ गई पूरी की पूरी, सर फील आ गई पूरी की पूरी, समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसके सवाल करे जाते हैं।